हम्म।
अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? हमें पता है कि टू का ये स्क्वायर रूट होता है। फिर इसी को हम टू की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टू है तो इसे स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स है तो उसे स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हमें पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट 4 लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? आ सकता है कुछ? स्टैंडर्ड रूट फॉर टू है ना। स्क्वायर रूट 4 इसका क्या आंसर होगा? ये एक्स जाएगा ना। किसका अंडर रूट फोर पूछना है, एक्स का पूछना है। हाँ हाँ, इसका इसको भी ना 17 पे कर लो। टू। सर +-2। यस, इसका आंसर +-2 होगा। ठीक है। तो अब जो होता है ना, प्लस टू को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक है। और +-2 दोनों को हम कहते हैं अम, क्या बस टू रूट्स के, ये दो रूट्स हैं इसके। ठीक है, कोई खास नाम नहीं। बेसिकली जो +2 होता है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। जीआरई के अंदर ज्यादातर जब आपको इक्वेशन दी जाती है तो आपको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ही करना होता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, 3 + √4 = x। ठीक है। तो इसका आप इसे सॉल्व करें, इसका क्या आंसर आएगा? थ्री प्लस टू इक्वल एक्स 5। इसका आंसर 5 आएगा। आपने यहाँ पर -2 क्यों नहीं यूज किया? हाँ -2 भी आ सकता है। और थ्री -2 बन सकता है, एक्स वन भी। 1 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 1 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल x है। इस बेसिक इंट्यूशन को ना थोड़ा सा समझें। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये देता ना, x² = 9, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर की टर्म है ना, ये इंप्लाई कर रही है कि ये x और x 2x से मिलके ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलनी चाहिए जो कि आएंगी +-3। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, ये 2 से कैंसिल हो जाए, तो ये हमारे पास +-3 आ जाएगी। तो यहाँ पर +-3 मैं इस वजह से लिख सकता हूँ क्योंकि ये x² था, ये स्क्वायर टर्म थी। यहाँ पर x² नहीं है,
तो इस वजह से इसका एक ही आंसर आएगा और वो पॉजिटिव प्रिंसिपल स्क्वायर रूट आएगा, जो मैंने आपको भी बताया, जो कि पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि पॉजिटिव उसका उसका आंसर होता है। स्क्वायर रूट 4 का जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है वो 2 होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो ये चीज आपने याद रखनी है जीआरई के अंदर कि आपने नेगेटिव रूट्स नहीं यूज करने, सिर्फ तब यूज करने हैं जब आपके पास स्क्वायर टर्म्स हों। स्क्वायर टर्म्स के केस में आप नेगेटिव रूट्स या प्लस माइनस करके उसका आंसर दे सकते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व करें। स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। फिर है इसमें इसमें मुझे एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। फिर है स्क्वायर रूट 27 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। फिर है स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। इसमें मुझे बताएं इसकी क्या वैल्यू आएगी। फिर आप कर लें, चलें यहाँ तक करें ना, फिर मैं आपको और आगे देता हूँ। किया किसी ने? सर फर्स्ट वाले का 4। ठीक है, सेकंड वाले का? जी अहमद, सेकंड वाले का क्या होगा? थ्री एंड लास्ट वाला Three. 6। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर कुड यू ये प्लीज वाला एक्सप्लेन आपने, कि सेकंड और थर्ड अच्छा कैसे सॉल्व किया है? मैं बताता हूँ। पहले वाला तो हमने सिर्फ 8 स्क्वायर रूट इंटू 2 कर दिया, हमने उसे मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास 16 स्क्वायर रूट आ गया, जिसका आंसर 4 आ गया। दूसरे वाले के अंदर 27/3 को हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, तो ये 9 हो सकता है, तो ये 9 का स्क्वायर रूट बन जाता है, जो कि 3 आ जाता है। ठीक है, फिर तीसरे वाले के अंदर हमने, थोड़ी सी मैं जगह खाली कर लूँ, तीसरे वाले के अंदर हमने 15 को मैं 5 इंटू 3 कर सकता हूँ, 12 को मैं 6 इंटू 2 कर सकता हूँ, और 5 को मैं 5 ही कर सकता हूँ। तो ये स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाता है 6 इंटू 3 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। तो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास 36 बनता है। ठीक है, ये 3 2 6 है, और ये 6 6 36, जो कि मेरे पास 6 आता है। क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों ने ये यहाँ पर देखना है कि स्क्वायर रूट्स को आप होल भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20 इंटू स्क्वायर रूट 5, इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसके साथ एक और भी करें।
x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 5। इन दोनों को सॉल्व करें। इसके साथ मैं एक और भी लिख देता हूं ताकि आप एक ही गो में सारे कर लें। जो आसान कॉन्सेप्शन है वो आप एक ही उसमें करें। किसने किया? पहले वाला पहले बताएं मुझे। पहले वाला जिसने कर लिया वो मुझे बताए। सर 10 ठीक है। दूसरा। और सेकंड वाला 3 अंडर द रूट 5। ठीक है। तीसरा। वो कर रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले का 12 होगा। ठीक है। तो ऐसा बस इसमें एक चीज नोटिस करिए, ये जो अंडर जी रूट्स के अंदर नंबर्स है इनको डायरेक्टली ऐड करके एक बड़े अंडर रूट के अंदर भी कर सकते हैं ना वैसे तो। जैसे कि ऊपर बात है फर्स्ट वाला, और 20 × 5 हाँ डायरेक्टली कर दिया, 100 हो जाएगा, which equals to 10। हाँ, ऐसे ही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि इसे तोड़ के करें। वैसे नंबर्स को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके लिए क्या ज्यादा इजी है। अब इसके अंदर तो नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली कर दें तो ज्यादा इजी है। अगर बड़े नंबर्स आ जाएं तो उसके लिए जो है ना डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी क्या टेक्निक होगी? 20 को आप 2 × 10 में तोड़ दें और इसको 5 कर दें। फिर 10 को आप जो है ना 2 × 5 में तोड़ दें। तो ये आपके पास इवेंचुअली 2 √2 के आ जाएंगे और 2 √5 के आ जाएंगे। ये दोनों आपको 5 दे देंगे, ये दोनों आपको 2 दे देंगे, तो 2 × 5 = 10 होता है। ठीक है। फिर आप इसको देखें तो इसी तरह 20 आपका 2 × 2 × 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट है प्लस स्क्वायर रूट 5 है। तो ये दोनों का स्क्वायर रूट तो आपको 2 दे देगा, जो कि 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 2 √5 आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5। अब एक तो इसे देख के आपको नजर आ रहा है कि 2 √5 के हैं और एक स्क्वायर रूट 5 का है, तो ये 3 √5 के बन जाएंगे। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ आ रही तो आप इसमें से कॉमन ले लें। स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा जो कि आपका 3 होता है। तो ये 3 √5 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह जो ये तीसरा है इसमें तो सिंपल, इस 12 को आप 2 × 6 में तोड़ें तो ये 2 2, ये आपको 2 दे देगा। 6 6, ये आपको 6 दे देगा। तो 2 × 6 आपके पास 12 आ जाएगा। थ्री 84 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये करें।
किया किसी ने? Sir, 8? 8 आएगा। किसी और ने किया? अच्छा, इसमें यस ना सर दो 8। तीन टेक्निक्स हो सकती हैं। इसमें दो तीन टेक्निक्स हो सकती हैं। सबसे पहले आप इन तीनों नंबर्स को देखें कि ये किससे डिविजिबल है। अब ये से देख के पता चल रहा है कि 8 + 4 12 + 3 15, इन तीनों का सम 15 होगा। तो 15 3 से डिविजिबल है, तो हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ना हो, 384 हम बेसिकली ये कर रहे हैं, ये चीज हम देख रहे हैं। तो 3 से इसे किया, 1 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो 3 8 जार 24, तो 128 आ गया। इसे डिवाइड किया 2 से, तो 64 आ गया। 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। देखने में आसान है, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट उसके अंदर चेक करना चाह रहा हूँ। 2 स्क्वायर रूट इंटू 6 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करें। टू √3। किसी और ने किया? Yes, sir, 2 under root 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये 12 का स्क्वायर रूट आ गया, जिसको आप 4 इंटू 3 के अंदर लिख सकते हैं। और फिर इसको आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो देखें, यहाँ पर ना एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी ये वाला जो था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आसान था। जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह लिख देते, मैं कहता कि इसे मैं 2 × 2 × 3 करूं, तो ये मेरा और आसान हो जाता। तो ये मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ना, या जनरली फैक्टराइजेशन के ऊपर किसी भी फिगर को तोड़ना आपको आना चाहिए। एक तोड़ने वाला सवाल मैं आपको देता हूँ, इसे सॉल्व करें। मुझे ये देखना है कि आप इसे तोड़ किस तरह रहे हैं। 6 √10। ठीक है, सबसे पहले आपने किस तरह इसे ब्रेक किया? 36 × 10 कर दिया ना ऐसे। 36 जो है वो हाँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना, सबसे पहले आप देखें कि अब यहाँ पर 360 है ना, तो देखने में सबसे सबसे इजी आपको जो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है कि यार ये 36 × 10 हो रहा है, तभी 360 बन रहा है। 36 को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये 6 × 6 हो रहा है। और 10 को आप 5 × 2 कर लें, ये तो प्राइम फैक्टर्स निकल आए। और 6 × 6 को आपको पता है वो 3 × 2 है। ठीक है, तो आपके प्राइम फैक्टर्स निकल आए, ये भी 3 × 2 है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। इसको जब आपने सॉल्व किया तो 6 × 10 आ गया आपके पास, 10 सेकंड के अंदर जवाब आ गया। तो चीज़ों को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है रूट की प्रॉब्लम्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करें। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी कर लें। ये 75 है, ये 441 है। सर 441 तो 21 का नहीं है। अच्छा, किसी और ने 75 वाला किया? Sir, 5 under root 3? 5 √3, 75 देख के आपको सबसे पहले आपको क्या पता चला? वैसे तो ये 5 × 15 में टूटता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसे फॉर इंस्टेंस आपको 15 का टेबल नहीं आता, या आपको 5 का टेबल 15 तक नहीं आता,
तो आपको 5 10s आर तो पता है ना क्या होता है, 5 10s आर 50 होता है, तो आप 50 तक तो पहुंच गए। अब आपने 75 तक पहुंचना है, यानी कि सिर्फ 25 और आपने ऐड करने हैं। तो 25 आप किस तरह ऐड करेंगे, 5 5 25 होता है, तो इसका मतलब है कि ये 15, जब 15 आप करेंगे ना, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो वो आप 75 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 15, मैं आपको ये लॉजिक इस बात से दे रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी जगह कोई बड़ा नंबर होता, आप उधर तक ले जाएं जहां तक आपको टेबल आता है, और उसके बाद इस तरह ऐड करके आगे पीछे उसका डिफरेंस लेके आप थोड़ी सी मेंटल मैथ्स करके आप निकाल सकते हैं, उस जगह तक पहुंच सकते हैं। फिर 5 इंटू 15 आ गया, तो 15 को आप 5 इंटू 3 कर सकते हैं, तो ये 5 5 जो है ये 5 हो जाएगा और बाकी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो 441 है, सबसे पहले आप इन्हें ऐड करें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 9 बनता है। तो आपको ये पता चल गया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब आप सिंपल इसको जो है ना 3 के ऊपर डिवाइड करके देख लें, 441 डिवाइड बाय 3 करके देख लें, और आपको पता चल जाएगा। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, 147 आ गया। 147 दोबारा 3 पे डिवाइड हो रहा है, उसको दोबारा 3 पे डिवाइड करें, क्या आ गया, 3 4 जार 12, 3 9 जार 27। तो 3 इंटू 3 इंटू 49, 49 का आपको पता है 7 इंटू 7 होता है, तो ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकल है। ठीक है, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 7 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम चलते हैं पावर्स के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या होगी? Sir, 2. 2। 2 होगी। क्यों? क्योंकि हम 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो पावर्स हमारी सेम हो गई, इसका मतलब है नीचे वाली बेस एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 है। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू क्या होगी? Sir, Sir, 3. 3. 3। क्यों? क्योंकि 8 को दोबारा हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और अब x जो है ना, हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि x का क्या वैल्यू है। तो ये 2 नीचे बेसिस सेम हो गई, तो ऊपर वाले हमारे पावर सेम हो गई। तो जीआरई में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे बेस भी पूछ सकते हैं, आपसे पावर भी पूछ सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि उसे सेम इक्विवेलेंस में लेके आना है, ताकि वो दोनों सेम उसके ऊपर आ जाएं। एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करें। Sir, 36. 36। अब हुआ क्या है कि बच्चे एकदम से सोचने लग गए कि यार इसको मैं क्या करूं कि इसकी पावर जो है ना किसी तरह वो हो जाए। हालांकि ये सिंपल सा था, इसे स्क्वायर करना था, यहाँ पर स्क्वायर करना था, ये कैंसिल हो जाता, ये स्क्वायर 36 आ जाता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जो सिंपल क्वेश्चन दिखने में सिंपल है, उसे आपने सिंपल तरीके से ही करना है। एक और क्वेश्चन करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। Sir, 10. Y कोई और? equals to 10. शुरू शुरू में मैंने एक बात बताई थी, के पावर की वैल्यू कम होती जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इस लेक्चर के शुरू में। अच्छा सर, मैं थोड़ा लेट आई थी। प्लस माइनस 10। प्लस माइनस 10। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आ गया ना,
जब स्क्वायर आ गया है तो इसका मतलब है कि ये y इंटू वाई है, यानी कि इंट्रिंसिकली इस क्वेश्चन के अंदर y की दो वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड करनी है, तो वो +-10 होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भूलना। एक और क्वेश्चन करते हैं। x³ = 64, ये हो जाना चाहिए। फोर 4 क्यों? क्योंकि 64 को हम 4 की क्यूब लिख सकते हैं और x³ = 4³, तो ये x = 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करें। x³ = 6, इसको सॉल्व करें। किया है किसी ने? सर 216 216 थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन चलें प्रैक्टिस से आ जाएगा। बेसिकली आपने x के ऊपर से क्यूब रूट खत्म करना है, इसका क्यूब ले लिया, इसका भी क्यूब ले लिया, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। 6 का क्यूब लेंगे तो आप 6 × 6 × 6, तो ये 216 आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लें। x² = 121, Sir, 11. कोई और? +-7 +-11। ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भूलना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप लोग खुद कर लें। वैसे आसान है। 3x + 2 = 27। फिर एक है 2x = 64। एक है 7x - 2 = 49। फिर एक है 5^3x = 125। ये कर लें, थोड़ा सा टाइम ले लें। तो 1641 कोई और? किसी और ने किया? Anyone else? इसको देखते हैं। 3x + 2 = 27 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि वो 3 की बेस पे हो? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली x + 2 = 3 आ गया, तो इसका आंसर निकालेंगे तो x = 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे को देखें। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की बेस पे? 2x = 2 की पावर 8, नहीं 2 की पावर 6।
तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। इसको देखें, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 किसके बराबर है, 7 की पावर x-2। तो ये x-2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर इसी को देख लें, 125 को हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5 की पावर 5 ही है, नहीं 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 3x है। तो ये 3x और 3 इसको आपस में करें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, √30 इंटू √5 और एक जगह है 12, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? सर फर्स्ट वाला। कोई और? सर डेसिमल्स में आएगा इसका आंसर तो। नहीं, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए टाइम नहीं होगा, आपने बस बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा। सर बड़ा बताना है, हाँ, √30। नहीं, ये दो क्वांटिटीज है ना, ये ए है और ये बी है। ए बड़ी है या बी बड़ी है? ए। ठीक है। आ, इसको करने के दो तीन तरीके हैं, देखें। एक तरीका तो ये है, वही जो हम अभी करते आए हैं, आप इसे तोड़ें। 30 को तोड़ेंगे 3 × 10, 10 को तोड़ेंगे 2 × 5। तो ये बेसिकली आपके पास 2 × 3 × 5 × 5 ये टर्म बन रही है। 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√6। तो अब आपने 5√6 और 12 को कंपेयर करना है आपस में। तो अब जो क्विक मैथ्स कर रहे हैं ना, वो हो सकता है 12 को ज़्यादा बड़ा कह दें, या एग्जैक्टली ना देख सकें, 5√6 और 12 को कंपेयर करने से वो ना देख सकें कि इसमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो उसका तरीका यह है कि अगर आपको इस तरह की एम्बिगुअस टर्म नज़र आ रही है ना, जिसमें आपको कंफर्म नहीं हो रहा, तो आप 5√6 का स्क्वायर ले लें और यहाँ पर 12 का भी स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर लेंगे तो 25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ×6, ये 150 बनता है। इसका स्क्वायर लेंगे तो 144 बनता है। अब आपको क्लियर हो गया कि 150 इज ग्रेटर देन 144, ठीक है। तो कभी कभार डिफरेंस बहुत नैरो होता है, आपको लग रहा होता है, आप टेम्प्ट हो रहे होते हैं कि यार मैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन दूसरा वो ले लूं, लेकिन उसमें आपने नहीं होना। इसमें इसमें एक और भी तरीका हो सकता है, अगर आप इसे सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, वो सीधा 150 आ जाता है, ठीक है। तो 150, और यहाँ पर स्क्वायर इसका इस तरह स्क्वायर रूट आता है, और यहाँ पर 12 आता है, तो यहाँ पर इसको इसको स्क्वायर ले लें, इसको स्क्वायर ले लें, तो ये 150 आ जाएगा और ये आपके पास 144 आ जाएगा। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं करने के। एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो सकता है। मैं कहता हूँ कि x इज बिटवीन 49 and 36।
ठीक है, 2 की पावर स्क्वायर रूट एक्स 4 की पावर 3, ये ए है ये बी है, दोनों में से कौन सा बड़ा? इसमें किया सर 2 की पावर अंडर रूट एक्स बिगर होगा। ठीक है, किसी और ने? अच्छा, इसे करने के दो तीन तरीके हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको पता है कि x, सबसे पहले तो इसे निकाल के रख लें। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये 64 है। अब रह गया इसका मसला। अब आपको पता है कि ये 36, अगर इसका सबसे छोटा 36 से तो बड़ा ही होगा ना x, जो भी होगा। तो अगर 36 पे हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर वो इससे बड़ा हुआ तो इससे ऊपर जितने भी होंगे वो इससे बड़े होंगे। तो जब मैं x की जगह 36 पुट करता हूं तो मेरे पास 2 की पावर 36 स्क्वायर रूट आता है, यानी कि 2 की पावर 6, जिसका मतलब है 64। ठीक है, तो 64, अब ये 37 है या 36.5 है, तो ये 64 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो मेरे पास a हमेशा बड़ा आएगा। इस पॉइंट की समझ आई है? यस ठीक सर। है, इसको इसको करने का एक और भी तरीका है कि Yes, sir. इसको अगर आपको ये कंफ्यूज करता है 4, तो आप 4 को इस तरह भी तोड़ सकते हैं कि 4 को 2 की पावर 2 होल की पावर 3, तो ये 2 की पावर 6 बन सकता है। तो आप 2 की पावर 6 को आप 2 की पावर इससे कंपेयर कर लें, इस तरह कर लें, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9, ये आपके पास बड़ा है, या फिर स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6, ये आपके पास बड़ा है? ये आसान है, ये हो जाना चाहिए। हाँ सर, जो हमारे निकलेंगे वैल्यू उससे कि ए निकलेगी 2 अंडर रूट 3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का टाइम होगा।
कैलकुलेटर आपके पास होगा, लेकिन उससे बेहतर है आप स्क्वायर कर लें दोनों साइड्स को, वो ज़्यादा आसान है। Sir, B is bigger. ठीक है, किसी और ने? जैसे बी बी ठीक है, बी बिगर होगा। तो सिंपल है, आपने इसे ब्रेक करना है। आखिर में आपके पास ये वाला जो ए है वो 2√3 बन जाएगा, ये आपके पास 4 बन जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो बी इज बिगर। अच्छा, अब हम आते हैं रूट्स और एक्सपोनेंट्स में। आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, रूट्स और एक्सपोनेंट्स का अब हमारा टॉपिक काफी हद तक कवर हो गया। अब हम आते हैं नंबर लाइंस पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। फॉर इंस्टेंस, नंबर लाइन होती क्या है? एक सिंपल लाइन होती है। ये है आपके पास -2, ये 0 है, ये 1 है, ये x है। इस तरह एक नंबर लाइन दी होगी, कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। फिर आपको इस तरह भी नंबर लाइन दे सकते हैं, -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2, 1। इस तरह भी नंबर लाइन दे सकते हैं। आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि ये है r, ये है 0, ये है s। आपको कोई नंबर लाइन नहीं भी दे सकते और ये भी कह सकते हैं कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ s एंड t। तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि वो s, x, t इस तरह के एक नंबर लाइन बन रही है और इसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। एक तो आपसे पोजीशन पूछी जाती है कि इसकी क्या पोजीशन है रिलेटिव टू दैट, उसकी क्या पोजीशन है रिलेटिव टू दिस। दूसरा आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, उसके और उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर लाइंस के से रिलेटेड। फिर और आपको क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ ए और बी नंबर लाइन के ऊपर, कौन सा बड़ा है? कोई बता सकता है? Sir, B. सर बी बड़ा होगा। बी बड़ा होगा। तो नंबर लाइन पे, और ये डिपेंड नहीं करता जीरो पे, बेशक जीरो यहाँ पर हो, अगर ये नेगेटिव भी होंगे तब भी बी बड़ा होगा। तो नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट टू राइट जो नंबर्स होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। फिर अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक मैं आपको नंबर लाइन बना के देता हूँ, ये 1 है, ये डी है और ये 2 है। डी की क्या वैल्यू होगी? कोई बता सकता है? सर 0.5। 0.5 या 1.5? नो सॉरी 1.5। 1.5। कोई और? Sir, 1.5 ही होगी. अच्छा, अब इसके अंदर ना जीआरई में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बेसिकली आप इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, या
नीड मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा कि मैंने ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ये अप टू स्केल है। डी आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये 1.5 है, हो सकता है 1.4 हो सकता है 1.51 हो, मैंने तो नहीं बनाई ना। ठीक है, वो तो एक ड्राइंग है, कोई उसके अंदर नंबर्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर ये होता है कि दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हाँ, अगर वो ये कह देते हैं कि वो एक ये स्पेस बनाते हैं, ये 1 है, ये डी है और ये 2 है, और वो कहते हैं कि द इंटरवल्स आर इवनली स्पेस्ड, ये वर्ड यूज करते हैं इवनली स्पेस्ड का, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 1.5 है, क्योंकि इवनली स्पेस्ड है। ठीक है, तो वर्डिंग के ऊपर बहुत मैटर करता है, और इन्हीं चीजों में वो प्ले कर रहे होते हैं आपके माइंडसेट से, क्योंकि टाइम टेस्ट होता है, आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो आप इन चीजों के ऊपर इतना गौर नहीं करते, तो इस चीज का ख्याल रखना। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आर एस 0 टी वी, V is greater than S plus T, V plus S is greater than T plus R, R S is greater than V। इन तीनों में से कौन सा must be true होगा? Which one of the following must be true? सर 1। और कोई? सर 1। अच्छा, देखें, सर 3। देखते हैं। देखें, आपको ये पता चल गया कि टी और वी जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आर और एस जो है ये नेगेटिव है, इतना आपको पता चल गया। अब टी आपका जो भी होगा, वो अगर उससे एक नेगेटिव चीज ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो रही है ना, तो वो छोटा हो जाएगा मजीद, तो वो वी उससे हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये तो हमें पता है कि ये हमेशा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वी हमेशा बड़ा होगा। इसको नंबर दे के देख लें, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको -1 ले लें, तो 1 में से -1 ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको आप जो मर्जी, इसको 0.1 भी ले लेंगे ना, 0.1 भी ले लेंगे, तब भी जब एक नेगेटिव नंबर उसमें से माइनस करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और वी हमेशा उससे बड़ा रहेगा। तो चलें, 1 तो आपका क्लियर हो गया। ई और वी। 2 का क्या करें? देखें, 2 के अंदर थोड़ी सी टेक्निक है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे ना कि V प्लस एस और T प्लस R, इसको मैं क्या करूं, तो आपसे इसमें गलती हो सकती है। इसको आप इस तरह सॉल्व करें कि V इज ग्रेटर देन T, एक इक्वेशन आपने बना ली, एंड S इज ग्रेटर देन R। अब आप इसे ऐड करें, V प्लस एस विल बी ग्रेटर देन T प्लस R। होल्ड कर रही है इक्वेशन, ऐड हो गई, सेटिस्फाई कर रही है सारे सारे मैथमेटिक्स के रूल्स को, तो ये इक्वेशन भी आपकी ट्रू होगी। ठीक है, अगर आप इसे नंबर्स लगा के पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। लेकिन अब ये इक्वेशन जो निकल गई है, ये सारी पॉइंट वैल्यूज के लिए ट्रू होल्ड करेगी। तो उसके अंदर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप देखें, आप एक बड़ा नंबर है, उसमें से एक बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, और एक छोटा नंबर है, उसमें से एक छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो रिलेटिव रिलेटिव दोनों की मूवमेंट होगी वो तो सेम रहेगी ना, रिलेटिव मूवमेंट तो सेम रहेगी दोनों की। तो इस वजह से इसके पीछे ये लॉजिक है। इसको देखते हैं, इसके अंदर देखें 2-3 चीजें हो सकती हैं। आर की वैल्यू
इसके अंदर r की वैल्यू अगर मैं -3 लेता हूँ और s की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ और v की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ, तो फिर तो मैं RS करूंगा तो ये 6 बन जाएगा और v मेरे पास 4 है तो RS बड़ा है। लेकिन अगर r की वैल्यू मैं -3 लेता हूँ और s की वैल्यू -1/2 लेता हूँ लेट्स सपोज, अब मैं RS करूंगा तो ये मेरे पास 3/2 आ जाएगा और ये v मेरे पास 4 है, तो अब मेरे पास v बड़ा हो गया। तो इसके अंदर हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि दिस मस्ट बी ट्रू एट ऑल इन ऑल केसेस। ठीक है, तो इसमें इसमें कह सकते हैं कुड बी ट्रू, माइट बी ट्रू, माइट नॉट बी ट्रू। ठीक है, लेकिन मस्ट बी ट्रू हम नहीं कह सकते। इस पॉइंट की समझ आइए सबको? यस सर। अब डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं? मैं कहता हूँ मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये -3 है, ये 8 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, जो एब्सोल्यूट यूक्लिडियन तो मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा 8 माइनस 3 एब्सोल्यूट। तो 8 + 3 = 11। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 11 होगा। ठीक है, फिर अगर मैं ये कर दूं -3 8 और मैं कहूं कि इस वैल्यू का मुझे बताएं कि ये कौन सी वैल्यू है, आप क्या करेंगे? बेसिकली जब आपके पास ये आ जाता है ना, इस तरह का केस आ जाता है, तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं। ये -3 है, ये 8 है। ठीक है, आपके पास आप देखें कि कितने इंटरवल्स हैं। ये एक इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है और ये तीसरा इंटरवल है। तो जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया था उसको डिवाइडेड बाय इंटरवल्स कर दें, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास एक इंटरवल का डिस्टेंस आ गया 11। 11 आपके पास टोटल डिस्टेंस था, 11/3 आपके पास एक इंटरवल का डिस्टेंस आ गया। तो जब एक इंटरवल का डिस्टेंस आ गया फिर तो मसला ही हल हो गया। फिर आपके पास नंबर लाइन ये है, ये आपके पास नंबर लाइन है -3 8, और आपको पता है कि ये एक ब्लॉक जो है वो 11/3 का है। तो 11/3 इसके अंदर ऐड करें, -3 + 11/3 3 -9 + 11 2/3। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी 2/3। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये मैंने प्लस क्यों किया, ये मैंने माइनस क्यों नहीं किया? अगर मैं इसको फाइंड कर रहा होता ना और मैं 8 को अपना रेफरेंस पॉइंट लेता तो मैं माइनस करता। फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं ये करता 8 - 11/3, तो 3 24 - 11, और ये मेरे पास क्या बनता है यार, 14 13/3, 13/3 बनता है ना, 13/3। तो ये मेरे पास 13/3 आ जाता। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों किया? बेसिकली नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो 3 से अगला नंबर उसके अंदर ऐड होके आएगा, फिर इससे अगला नंबर उसके अंदर ऐड होके आएगा। अगर हमने 8 से पिछला नंबर फाइंड करना है, 8 से पिछला, तो वो 8 में से माइनस होके आएगा, वो वाला डिस्टेंस, वो वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो नंबर लाइन की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये बात क्लियर हुई है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई क्वेश्चन किसी का? तीसरा समझ
है? ये पॉइंट नहीं समझ आया? नहीं आई एम सेइंग समझ आ गया, मतलब ये ना कि 8 -1 ही है भाई, 8 माइनस और -3 प्लस, ये रिपीट कर देंगे फिर। मुझे समझ नहीं आई, आप कह रहे हैं आपको माइनस और प्लस के साइन की नहीं समझ आई? यस, माइनस प्लस क्यों है भाई? देखें, -3 और 8। अब आपको पता है कि ये एक इंटरवल का डिस्टेंस है 11/3। आपने इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट के अंदर मैं किस तरह पहुंचूंगा? मतलब मैंने 11/3 की जंप है ना, ये 11/3 की जंप है, तो -3 प्लस, प्लस का मतलब है कि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, मैं राइट, लेफ्ट टू राइट जितना भी नंबर आगे जाता जा रहा है वो बड़ा नंबर आता जा रहा है, वो बड़ा नंबर, मैं आगे वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मैं +11/3 करूंगा, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर मैं +11/3 करूंगा, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि उससे अगला आंसर है। और इसके अंदर मैं 11/3 प्लस करूंगा, तो मेरे पास 8 आ जाएगा, मैं इधर पहुंच जाऊंगा। ये लॉजिक है। और अगर यही मैंने वापस जाना है, तो मैं 8 में से 11/3 माइनस करूंगा, तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। उसमें से 11/3 माइनस करूंगा तो इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। उसमें से 11/3 माइनस करूंगा तो -3 पे आ जाऊंगा। इस पॉइंट की समझ आई है? यस सर, समझ गया। यस समझ गया सर। तो 11 बज गए, अभी बहुत ज्यादा रहता है, क्या करें? चलें ये क्वेश्चन तो करें ना आप, ये क्वेश्चन तो करें। आज हमने वैसे लेट शुरू किया था, तो थोड़े से 10 मिनट मिलने चाहिए। -3/5, बल्कि इसको छोड़ें, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये वाला करें सीधा। -13/4, 1 2 3 4, 1/2 एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। याद रखें, सबसे पहले आपने इंटरवल्स इंटरवल्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास सबसे पहले एब्सोल्यूट डिस्टेंस होना चाहिए, और उसको आप डिवाइड करेंगे इंटरवल के नंबर ऑफ इंटरवल्स पे, तो आपके पास एक इंटरवल का डिस्टेंस आ जाएगा, एक इंटरवल का क्या ना वो आ जाएगा। ये है किसी में? एब्सोल्यूट डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे? 1/2 -13/4, 1/2 +13/4, 8, 8 +13 2 क्या होता है? 26, 34/8,
17/4 आ गया एब्सोल्यूट डिस्टेंस। नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 इंटरवल्स हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 17/4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 17। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। 17/4 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/5। 17/20, 1/2 प्लस 17/20। सही कर रहा हूँ मैं? कोई गलती तो नहीं कर रहा? इतना बड़ा आना नहीं चाहिए इसमें। देख लेते हैं यार। सर 15/4 तो नहीं है? हम्म। सर डिस्टेंस 15/4 आ रहा है बिकॉज उसका हाँ जो मैं तो, डिनोमिनेटर है वो 4 आएगा, 8 नहीं आएगा बिकॉज हाँ 4 आएगा। टू और 4 में 4 आएगा। तो ये मैं 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 मेरे पास ये स्टेप साइज आ गया, ये एक इंटरवल का। तो अब इसके मैं 1/2 प्लस 3/4 करूंगा। अब मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये एक स्टेप आगे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा? 4 आएगा। 2 + 3, 5/4। तो ये x क्या होगा? 5/4। ठीक है। क्वेश्चन किसी का? चलें। अम अगर मैं कहता हूँ BD = 4, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि B से लेके D तक मेरी 4 लेंथ है। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि D से लेके B तक मेरी 4 लेंथ है। तो D पहले आएगा या B पहले आएगा, ये हमें नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अ, जो होता है, जीआरई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आपको आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। A, B and C lie on a line. AB is equal to 3, BC is equal to 7. A, B, C, E, A, C, C, D, A और A, C, B. Which of the following cannot be true?
सर समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन की। सर सेकंड और अच्छा फोर्थ। चले, मैं इसे मैं करता हूँ। देखें, लेट सपोज ए बी सी हम करते हैं। ए है, बी है, सी है। ए बी उसने कहा हुआ है 3 है, बी सी 7 है। तो ठीक है, नंबर लाइन पे ये एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इसको देखते हैं, बी ए सी। ए बी उसने कहा है 3 है, और बी सी यानी कि ये सारे का सारा 7 है। इसकी भी समझ आ रही है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है। फिर सी बी ए। ए बी उसने कहा है 3 है, और बी सी 7 है। ये भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है। ए सी बी। अब ए बी वो कह रहा है 3 है, और बी सी वो कह रहा है 7 है। ये कैसे हो सकता है? ए बी अगर अगर बड़ा नंबर है तो वो 3 कैसे है, और 3 के अंदर 7 कैसे आ सकता है? ये तो 3 से छोटा होना चाहिए ना, ये तो कोई 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या जो भी। तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। समझ आइए अब इस बात की? यस सर। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। ए बी सी lie on a line. नहीं, ए बी सी नहीं है। डी ई एफ lie on a line. E is the midpoint of DF. G does not lie on the line. EG is equal to 4. FG is equal to क्या होगा? रेंज मुझे फाइंड करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर FG। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा 1 मिनट लें इसके ऊपर। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन कम से कम लिख लें अपने पास। एक चीज मैं कहना भूल गया यहाँ पर, एक चीज मैं कहना भूल गया। डी ई इज इक्वल टू 6। ये भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। सर यहाँ पे जी डज नॉट लाई ऑन द लाइन, तो ई जी इज इक्वल टू 4 एंड एफ जी। तो मतलब सर जी तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। और इसको इसको डिस्कस करते हैं पहले। देखते हैं वानिया और हिबा, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को भी नहीं समझ आ रही तो फिर इसे करते हैं आप। सर आई डोंट गेट इट। अच्छा, चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, इसे मैं मिटाता सर हूँ। 4 to 6 के बीच में होगा ना? 4 to Between 4 and 6 6. नहीं। चलिए इसे मैं करते हैं, इसे करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास लाइन है डी ई एफ। उसने हमें बताया कि जो डी ई का डिस्टेंस है ना, वो है 6, और ई जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ई एफ का डिस्टेंस भी 6 होगा। ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास गिवन है। फिर उसने कहा है कि जी डज नॉट लाई ऑन द लाइन,
ई जी इज इक्वल टू 4। अब देखें, लेट सपोज जी यहां पर है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर कहीं पर भी हो सकता है ना, लेकिन जो उसका डिस्टेंस होगा वो वो सेम रहेगा, वो 4 रहेगा। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, कहीं पर भी आप इसको कर लें तो वो 4 है। तो जब एक पॉइंट का सारे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस सेम रहता है तो वो तो सर्कल की डेफिनेशन होती है ना। सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है, आप उस पॉइंट से जिस भी जगह पे उसका डिस्टेंस फाइंड कर लें वो सेम रहता है। तो बेसिकली यहां पर आपका डी ई एफ, ये दोनों तो आपके पास 6 है, ठीक है। ई एक सर्कल बनाता है और ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो उन 4 के सब का बराबर। डिस्टेंस, उन सब का डिस्टेंस 4 है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसका डिस्टेंस 4 है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस भी 4 है। तो जी हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जी हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ई जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 4। ठीक है, यही पॉइंट सर है। इसका तो ये मतलब हुआ कि रेडियस के बराबर हो गया। किसके? रेडियस। रेडियस तो 4 है ना, रेडियस तो हाँ। 4 है, लेकिन हमने फाइंड करना है एफ जी। एफ जी हमने फाइंड करना है। तो लेट सपोज जी हमारे पास ये है। अगर हमारे पास ये जी है तो एफ और जी का कितना डिस्टेंस होगा? अब थोड़ा सा इसे देखें। ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, नहीं, यहां से लेके यहां तक, वो 6 है। फिर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 4 है। तो अगर जी हमारे पास इधर है तो डिस्टेंस हमारे पास 10 है। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आइए। सर एफ जी इज इक्वल टू 10 के बराबर हुआ। हाँ, क्योंकि देखें ई मतलब से लेके 6 एफ प्लस तक। 4। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अगर जी हमारे पास इधर है तो वो हमें पता है कि 4 तो ये है ना, 4 तो ई से लेके जी तक का डिस्टेंस है, तो ये पीछे कितना बच गया? 2, क्योंकि टोटल तो 6 है। ठीक तो है। रेंज ऑफ वैल्यूज जो है एफ जी की वो 2 टू 10 है। 2 से लेके 10 के दरमियान में एफ जी लाई करेगा। ये रेंज ऑफ वैल्यूज है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस पॉइंट की समझ आइए। यस ठीक है सर। ठीक है। Sir, I'm sorry I got disconnected. Could you please explain this once more? अच्छा, Thank you. देखें, डी ई एफ, हमें पता है ई मिड पॉइंट है और डी ई का जो डिस्टेंस है वो 6 है। तो ई एफ का डिस्टेंस भी 6 होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि जी एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी जी लाई कर सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ई से। तो जब किसी भी लाइन का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, तो वो बेसिकली सर्कल को, हम सर्कल की डेफिनेशन होती है ये, कि वो एक पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस वो कांस्टेंट होता है और वो रेडियस के बराबर होता है। तो ये जो हमें ई जी इज इक्वल टू 4 उन्होंने बताया हुआ है, वो बेसिकली उस सर्कल का रेडियस है। बेसिकली उसने बताया हुआ है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, हर पॉइंट पे 4 है। इस पॉइंट की समझ आइए। Yes, sir. ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि डी ई एफ, ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, ये जो डिस्टेंस है ये भी 6 है। ठीक है। फिर यहां तक 4 तक ये डिस्टेंस 4 है। अगर अगर जी यहां पर लाया करता है,
अगर जी यहाँ पर लाई करता है तो वो ये डिस्टेंस ये भी 4 है। ठीक है, तो अब हमने एफ जी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जी कहीं पर भी लाई कर सकता है, ये भी लाई कर सकता है, ये भी लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस एफ जी का क्या होगा, वो ये वाला होगा, इन दोनों के दरमियान में होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। तो हमें पता है कि ये 6 + 4 10 है। और मिनिमम डिस्टेंस एफ जी का क्या होगा, वो ये वाला डिस्टेंस होगा, इस एफ से लेके जी तक ये वाला डिस्टेंस। तो वो हमें पता है, ये जो 4 है इसको माइनस कर दें तो ये 2 बन जाता है। तो ये 2 से लेके 10 तक का डिस्टेंस हो सकता है एफ जी का। Okay, sir, I got it. ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलें, आज तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम से बंद करते हैं। चलें, चल ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.